चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखो, इससे पहले आपने जो चैप्टर नंबर 10 सीखा था ना, जिसमें हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आपने समझा था, ठीक है, कि जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं वो आपने ध्यान दिया था ना, कि लाइट का रिफ्लेक्शन किसे कहलाता है, कि जब कोई भी सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट की जाए, मतलब लाइट अगर डाली जाए तो वो सरफेस के ऊपर लाइट टकरा कर और रिटर्न जाती है, तो जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। बरोबर ना। इस लाइट को पता है ना कि इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो लाइट पास की जाती है, और जो लाइट टकरा कर वापस जाती हो तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बरोबर, तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन कहलाती है। और जबकि रिफ्रैक्शन हम लोग किसे कहते हैं, कि जब लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ट्रांसपेरेंट जिसमें से आर पार देख पाते हो, बराबर, कि कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। समझा था ना ये भी, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती हो तो वो लाइट सीधी जा रही है, तो वो ऐसे ही सीधी जानी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये हमने 10 चैप्टर में पढ़ा था, इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी देखे थे, आपको पता है, जिसमें रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि मिरर में, जो आप लोग रोज जो है वो अपना फेस जिसमें देखते हो मिरर में, कि उस मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो आपने समझा था ना, 10th चैप्टर में समझा था। इसके अलावा कोई एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो, रेक्टेंगुलर स्लैब मतलब कि जो रेक्टेंगुलर कांच का कोई अगर टुकड़ा हो तो उसमें से लाइट रिफ्रैक्ट कैसे होती है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, वो भी आपने समझा था, ये 10 चैप्टर में समझा था ना। अब उससे एक पॉइंट आगे चले, उससे एक पॉइंट आगे चले, कि कोई मिरर नहीं, कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं, लेकिन अगर प्रिज्म हो हमारे पास, तो प्रिज्म में से लाइट रिफ्रैक्ट कैसे होती है वो अब इस चैप्टर में देखें, चैप्टर नंबर 11 में। कौन सा जो है वो टूल यूज़ करना है? प्रिज्म। तो प्रिज्म किसे कहते हैं पता है? ध्यान है, प्रिज्म किसे कहते हैं? आप लोगों को शायद लास्ट ईयर आप लोगों को शायद स्कूल में दिखाया हो ये, कि प्रिज्म, प्रिज्म है ना, एक ट्राइंगल शेप में आता है, ट्राइंगल शेप में होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जिस ट्राइंगल की जो है वो 5 साइड्स होती है जनरली। 5 साइड्स इसीलिए कहते हैं कि भाई ये ट्राइंगल जो है वो ऊपर 4 और नीचे एक बेस से बना हुआ होता है। प्रिज्म, आप लोगों ने शायद ऐसा देखा हो, ठीक है, रियल प्रिज्म भी मिलता है, कोई भी साइंटिफिक प्लेस पे चले जाओ ना, या कोई शॉप जहाँ पे साइंस की इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हो सब, तो वहाँ पे आपको ये प्रिज्म इजीली मिल जाएगा। या आप लोगों को ध्यान है कि घर पे है ना, कितने लोगों के घर पे एक वो पिरामिड टाइप एक शोपीस पड़ा हुआ होगा, ठीक है, पिरामिड टाइप, कितने लोग उसे ना लकी मानते हैं कि हाँ भाई घर में उसे रखना चाहिए, होगा ना शायद किसी के घर में, कि ऐसे पिरामिड शेप का है, दूर से देखो तो ट्राइंगल ही लगता है, तो ऐसे पिरामिड शेप का कोई एक शो पीस जैसा वो किसी के घर पे होगा, कांच का बना हुआ। तो समझो वो पिरामिड कोई अगर रियल रियल अगर कांच से वो बना दिया जाए ना, तो वो ये प्रिज्म कहलाता है। तो अब हमें ये जानना है कि अगर इस प्रिज्म में लाइट पास करें तो प्रिज्म में लाइट कैसे पास होगी। तो पहले उसके रूल समझना। ये प्रिज्म भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसमें इसमें फिर एक मीडियम नहीं, इसमें दो मीडियम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन में हमने कैसे देखा था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस वक्त लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे अगर लाइट पास करेंगे ना प्रिज्म में, समझना, प्रिज्म में अगर यहाँ से लाइट पास कर रहे हैं तो वो लाइट अंदर भी जाएगी, फिर यहाँ से वापस भी आएगी, ऐसे होगा ना, बरोबर ना। तो ये समझना कि यहाँ प्रिज्म में, इस प्रिज्म में ये जो बाहर का पूरा मीडियम कहलाया ना, वो समझो एयर का मीडियम कहलाया, ये एयर का मीडियम है, बरोबर। फिर कांच के अंदर की जो प्लेस है वो समझो कहलाया ग्लास का मीडियम, ये कांच का बना हुआ है ना, और यहाँ पर जो है वो भी क्या कहलाया? एयर का मीडियम। तो इस तरह से इसमें ये दो मीडियम आ जाते हैं, एयर फिर ग्लास फिर एयर। अब सबसे पहले लाइट जब यहाँ से सीधी पास की जाएगी, ठीक है, सीधी, यहाँ समझो
चलो लाइट जो है वो ऐसे पास करते हैं तो समझने में इजी रहेगा, वो एक एक्सपेरिमेंट कि सपोज यहाँ से एयर के मीडियम से अगर इस प्रिज्म के ऊपर ऐसे लाइट पास की गई, ये पहले क्या कहलाया हमारा इंसिडेंट रे, बराबर। अब आपको रिफ्रैक्शन के रूल याद हैं, जो 10th चैप्टर में हमने रूल समझे थे, वो रूल याद हैं? वो रूल याद हो ना, तो ये जल्दी समझ में आएगा प्रिज्म का। समझो कि उस रूल में हमने ऐसे देखा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो वो मीडियम कौन से टाइप का है ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। कौन से टाइप का मतलब कि वो मीडियम डेंसर मीडियम है या रेरर मीडियम, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा मीडियम होना चाहिए, डेंसर मीडियम या रेरर मीडियम। ठीक है, डेंसर और रेरर मीडियम किसे कहते हैं? डेंसर मीडियम एंड रेरर मीडियम वो क्या कहलाता है कि सपोज एक हुआ रेरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो रेरर मीडियम मतलब कहलाता है हल्का मीडियम, ठीक है, हल्का, भारी नहीं। और डेंसर क्या कहलाता है? भारी मीडियम, जिसमें जो समझो भाई ज़्यादा घाटा हो वैसा। और डेंसर रेरर मतलब लाइट कहलाया। तो रूल हमने ये देखा था 10th वाले चैप्टर में कि जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ना, जब लाइट, फिर से ध्यान से सुनना बेटा, जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो लाइट वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या कहते हैं? तो ये दोनों सरफेस के बीच में अगर एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाए तो उसे नॉर्मल कहते हैं ना। ये हमने रिफ्रैक्शन के लॉ में भी देखा था, इसलिए आपको वो 10th चैप्टर के याद करवा रहा हूँ कि ये समझ में आएगा इजीली, बराबर। इसमें भी रिफ्लेक्शन में भी कि बिल्कुल बीच में अगर एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाए तो वो इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है? नॉर्मल कहलाती है। तो कहते हैं कि जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी ना, रेरर से डेंसर में अगर पास होगी तो इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, बराबर। मतलब देखो कि अगर ये लाइट, यहाँ रफ कर रहा हूँ कि ये रेरर मीडियम, समझो ये एयर है, हवा है, और नीचे जो है वो पानी है। पानी मतलब डेंसर मीडियम कहलाया ना उससे, उसके कंपैरिजन में तो ये डेंसर हुआ। तो जब ये लाइट हवा से पानी में पास होगी ना, तो यहाँ से ये नॉर्मल है, तो ये लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इस तरफ। और अगर अगर सपोज ऊपर डेंसर मीडियम होता और नीचे रेरर मीडियम होता, कि अगर लाइट वो पानी में से हवा में डाल रहे हैं या तो ग्लास में से एयर में पास कर रहे हैं, देन इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। कि अगर लाइट वो डेंसर में से रेरर मीडियम में जाएगी ना, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से दूर मतलब कि अगर लाइट सपोज ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेरर मीडियम है, तो लाइट पास कर रहे हैं ना, तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं, वो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से क्या होगी? दूर जाएगी। थोड़ा सा बेंड तो होगी लेकिन वो नॉर्मल से दूर होगी, ऐसा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसीलिए ये डेंसर और रेरर मीडियम का रूल ध्यान रखना कि जब लाइट, फिर से आखिरी बार बोल रहा हूँ, कि जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, देन इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, समझो वो नॉर्मल की तरफ जाती है। और जब लाइट डेंसर से रेरर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, तो अब ये रूल यहाँ पे फॉलो करें ना, बराबर। कि सपोज ये प्रिज्म में जब हम बाहर से लाइट पास कर रहे हैं ना, तो ये कौन सा मीडियम कहलाया पता है? ये एयर का मीडियम है, मतलब कि रेरर मीडियम है, रेयर मीडियम। और उसके बाद लाइट जाएगी अंदर कांच में, ग्लास में जाएगी, तो वो ग्लास कौन सा मीडियम है? तो वो ग्लास डेंसर मीडियम है। मतलब लाइट रेरर से डेंसर में जा रही है, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। मतलब सपोज कि अगर ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे अगर एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाए, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाए, ये कौन सी लाइन? ये लाइन कहलाई नॉर्मल।
बराबर, इस लाइन को नॉर्मल कहेंगे। तो लाइट जब यहाँ एयर से ग्लास में जाएगी ना, देन इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, इस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ऐसे। फिर ये लाइट यहाँ से फिर बाहर निकलेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी कि अब ग्लास में से एयर में जाएगी तो फिर से उसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर से दूसरी बार भी रिफ्रैक्शन होगा उसका। और ये रिफ्रैक्शन के वक्त यहाँ पर भी अगर इमेजिनरी एक नॉर्मल बना दिया जाए ना, एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाए, तो फिर अब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी। ये डेंसर मीडियम ग्लास है और उसमें से लाइट रेरर मीडियम में जाएगी, देन इट गोज़ अवे फ्रॉम नॉर्मल, कि वो नॉर्मल से दूर जाएगी। मतलब ये जो नॉर्मल है ना, अब ये लाइट उससे दूर जाएगी। ठीक है, नॉर्मल इस तरफ, तो इस तरफ लाइट नहीं, लाइट नीचे की तरफ जाएगी। ओके, तो जब प्रिज्म में जब रिफ्रैक्शन होता है, अब सुनो ध्यान से, प्रिज्म में जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो रिफ्रैक्शन 2 बार होता है। ठीक है, दोनों बार रिफ्रैक्शन होता है। और ये रिफ्रैक्शन में जो आखिरी की लाइन निकलती है उसे रिफ्रैक्शन रे कहेंगे। कौन सा? या तो रिफ्रैक्टेड रे, ये आखिरी की लाइन कहलाई, बराबर। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, अब ये सुनना, हमारे चैप्टर का पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि यहाँ जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ओके, ये नाम ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। तो देखो प्रिज्म में लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है वो समझा ना। अब नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट पे चलें, ये रूल समझे हमने, ये रूल समझा। अब एक एक्सपेरिमेंट पे चलें कि अगर इस प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करें तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। कि अगर इस प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करे तो क्या होगा? पहले तो वाइट लाइट किसे कहते हैं? वाइट लाइट मतलब क्या? तो जो ट्यूबलाइट की लाइट होती है वो वाइट कलर की होती है, वाइट लाइट हो गई, ऐसा कहेंगे? नहीं, वाइट लाइट उसे नहीं कहते। वाइट लाइट कहते हैं हमारे नेचर की जो लाइट है, मतलब जो सन लाइट है, वो सन लाइट को वाइट लाइट कहते हैं क्योंकि वो नेचुरल लाइट है, तो उसे वाइट लाइट कहा जाता है। ये जो आप ट्यूबलाइट की वाइट लाइट देखते हो ना, है वाइट कलर की आपको दिखेगी, लेकिन वो आर्टिफिशियल लाइट है, वो नेचुरल लाइट नहीं है, बराबर ना। जबकि नेचुरल जो लाइट आती है ना, सन लाइट, वो वाइट लाइट कहलाती है। ठीक है, वो प्योर वाइट लाइट। हाँ, आप तो कहोगे कि भाई सन तो येलो कलर का दिखाई देता है, लेकिन वो येलो कलर का अलग रीज़न से दिखाई देता है, जो रीज़न भी इस चैप्टर में देखेंगे। कलरफुल वर्ल्ड है ना, तो उसके अलग अलग कलर भी देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी ये ध्यान दो कि सन की जो लाइट होती है ना, वो सबसे प्योर लाइट कहलाती है और इसलिए उसे वाइट लाइट कहते हैं। तो अगर सन लाइट इस प्रिज्म में से पास करें तो क्या होगा? मतलब इसी तरह से यहीं से ही ये जो लाइट पास की ना, अगर सपोज यहाँ पे सन लाइट पास करें तो सन लाइट यहाँ से जब पास होगी ना और रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलेगी ना, सुनना, जब रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलेगी ना तो यहाँ पर 7 कलर्स दिखाई देंगे। सन की वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, बराबर। कि अगर सन की लाइट, सुनना ध्यान से, सन लाइट यहाँ से पास करें तो अंदर भी रिफ्रैक्शन होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और वो रिफ्रैक्शन के वक्त, ये अगर बाकी की चीज़ें मैं हटा दूँ, फिलहाल अब नॉर्मल की ज़रूर नहीं है, वो तो रूल समझने के लिए हमने देखा था ना, कि अब अगर सन लाइट इस प्रिज्म में से पास करे ना तो वो सन लाइट बाहर रिफ्रैक्ट होके यहाँ पर 7 कलर्स बना देगी। कितने कलर्स? 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ सही में, क्या अगर आप सामने जो है वो कोई अगर एक, क्या कह सकते हैं, क्लोथ रख दो, ठीक है, कोई एक कैनवास रख दो, कोई एक पर्दा रख दो, कुछ भी, कोई भी चीज़ सामने रख दो ना, भले ऐसी वाइट दीवार हो, वाइट बोर्ड हो, कुछ भी हो उसमें, तो उसमें कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब धूप हो, सन की लाइट आती हो सीधी, तो वो सन की लाइट प्रिज्म में से पास करना और सामने की तरफ देखना कि सामने की तरफ है ना आपको 7 रंग दिखाई देंगे। और जिससे क्या पता चलता है, पता है कि हमारी जो सन लाइट है ना,
वो सनलाइट 7 कलर्स से बनी हुई है। कौन से कलर्स से? 7 कलर्स से बनी हुई है हमारी सनलाइट। तो ऐसे कभी दिखाई देता है? हाँ, आप बाहर धूप में जाके देखो, आपको 7 रंग दिखाई देते हैं? नहीं ना, लेकिन उसके अंदर 7 रंग है। उस 7 रंग को देखना हो ना, तो इस तरह से देख सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट है कि सन की लाइट रियली 7 कलर्स से बनी हुई है, और उसी की वजह से ही हमारे अर्थ पे जितने भी कलर्स हैं ना, आप ट्रीज को देखते हो तो वो अच्छा ग्रीन कलर का दिखाई देता है, बरोबर। आप कोई जो है वो रेड रोज़ को देखते हो, वो कितना मस्त रेड कलर के दिखाई देते हैं, कुछ येलो कलर के, कुछ जो है वो दूसरे ब्लू कलर के, कुछ दूसरे कलर्स के। तो हर एक कलर जो आपको दिखाई देता है ना, ये ब्लैक, ठीक है, ये वाइट शर्ट, या फिर दूसरे जो भी कलर्स आप लोग कहो, तो ये सभी कलर्स है ना, वो सन लाइट की वजह से ही दिखाई देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि सन की जो लाइट है ना, वो 7 कलर्स से बनी हुई है, पर 7 रंगों की ये लाइट है सनलाइट। नहीं ध्यान था ना शायद हमें कि सन की लाइट में सच में ऐसे 7 कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन रियली वो 7 कलर्स उसमें है, जो आपको प्रिज्म से पता चलेगा। और ये 7 कलर्स पता है कौन से होते हैं? वो भी एक फिक्स ऑर्डर में होते हैं, जो ऑर्डर आप लोग जनरली वो रेनबो के टाइम में देखते होगे ना, रेनबो के टाइम में। हाँ, रेनबो में देखते होगे तो आपको पता है रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, वही 7 कलर्स वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और ये 7 कलर्स हमेशा ऑर्डर में होते हैं। जिस ऑर्डर को कलर्स के ऑर्डर को हम लोग शॉर्ट में विबग्योर कहते हैं। ये शायद आपको जो है वो ये पहले भी आया होगा ना। इस 7 कलर्स के ऑर्डर को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? विबग्योर। विबग्योर, ये 7 कलर्स, मतलब उसमें सबसे पहला वायोलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे शॉर्ट में कहो तो विबग्योर, रेनबो के 7 कलर्स। और अब से रेनबो मत बोलना, अब कहो सनलाइट के 7 कलर्स, कि हमारी सनलाइट इन 7 रंगों से बनी हुई है। हाँ, है कि नहीं? कितना इंटरेस्टिंग। और वो भी 7 कलर्स है ना, हमेशा आपको इसी ऑर्डर में दिखाई देंगे कि सबसे नीचे आपको दिखाई देगा वायलेट कलर, उसके ऊपर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और आखिरी में रेड। इसी ऑर्डर में ही आपको दिखाई देंगे। समझ आ रही है बात है? हाँ, कि अब सन की लाइट कितने कलर्स की बनी हुई है? 7 कलर्स की। ये रेनबो के 7 कलर्स, या कहो अब सन लाइट के 7 कलर्स। और इसमें अब दूसरा पॉइंट, शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया हो कि ये समझाते वक्त ही अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ भी गया हो कि ये 7 कलर्स ऐसे ही क्यों, कि हमेशा क्यों पहले वायोलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वायोलेट हमेशा नीचे, रेड हमेशा ऊपर, और ऐसे ही रहता है। कभी भी ऐसा मिक्सअप नहीं होता कि रेड बीच में आ जाए, वायोलेट ऊपर आ जाए, ग्रीन आखिरी में आ जाए। ऐसे ही क्यों ऐसा? तो अब उसका भी एक रीज़न सुनो कि क्यों हमेशा ऐसे ही कलर्स दिखाई देते हैं हमें। रेनबो में भी देखो तो रेनबो में भी ऐसे ही आपको कलर्स दिखाई देंगे, अलग अलग नहीं। तो क्यों क्यों ऐसे ही कलर्स दिखाई देते हैं? तो समझो उसका रीज़न एक शॉर्ट में। अब जो सनलाइट है ना, अब ये क्लियर हुआ कि सनलाइट जो है वो 7 कलर्स की बनी हुई है, बराबर। 7 कलर्स की बनी हुई है। जब सन की लाइट एटमॉस्फेयर में आती है ना, एटमॉस्फेयर में जब हमारे पास आती है, हमने ये भी 10th चैप्टर में देखा था कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है? जब कोई भी लाइट हमारी आंखों में आती है तब। भाई ये माइक हमें दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? जब लाइट पहले माइक पे पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके, ये रिफ्लेक्शन कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो लाइट हमारी आंखों में आ रही है, तब हमें माइक दिखाई दे रहा है। ये तो हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था ना। तो अब बात ऐसी है कि जब सन की लाइट एटमॉस्फेयर में से आती है ना हमारी आंखों में, तो एटमॉस्फेयर में ना सन की लाइट, तो वो उसके 7 रंग, उसमें 7 रंग होते हैं। अब तो ये पता चल गया ना, सनलाइट में 7 रंग होते हैं। तो वो 7 रंग है ना, एक ही स्पीड में आते हैं, एक ही स्पीड में आते हैं। तो वो एक ही स्पीड में आने की वजह से 7 रंग एक साथ हमारी आंखों में जाते हैं ना, तो हमें कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देता। मतलब कि सिर्फ वाइट लाइट ही दिखाई देती है, 7 रंग अलग अलग दिखाई नहीं देते। क्लियर दिखाई नहीं देता मतलब 7 रंग अलग अलग दिखाई देते नहीं हैं।
क्योंकि वो सातों रंग एक ही स्पीड में एक ही साथ हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं। तो हमें तो नॉर्मल लाइट, सनलाइट जैसे धूप होती है वो धूप दिखाई देती है, समझ आ रहा है ना। लेकिन जब सनलाइट को दूसरे कोई मीडियम में पास कर दो ना, जैसे मैंने प्रिज्म में किया कि लाइट को एयर में से ग्लास में डाला, कांच में डाला, तो जब कोई सनलाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो उसके अंदर जो 7 रंग होते हैं ना, उन सातों रंग की स्पीड बदल जाती है। क्या हो जाता है? सातों रंग की स्पीड बदल जाती है। ऐसे तो हवा में है, ये एटमॉस्फेयर है कि ये एटमॉस्फेयर में सीधी लाइट जब आती है तो वो सातों रंग सन के वो सीधे एक साथ हमारी आंखों में आते हैं, तो हमें नॉर्मल वाइट लाइट दिखाई देती है। लेकिन अगर बीच में ग्लास रख दें, ऐसा प्रिज्म जैसा स्पेशल ग्लास, तब उसमें जब लाइट पास करते हैं ना, तो अंदर भी सातों रंग होते हैं। ये जो एक सिंगल पट्टी है, समझो इसके अंदर 7 रंग है, लेकिन उस सातों रंग की स्पीड क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। और स्पीड के हिसाब से रूल ऐसा आता है कि जिसकी स्पीड कम होती है ना, ध्यान से सुनना, जिसकी स्पीड कम होती है उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या, पहले समझाया था ना कि ये प्रिज्म में जो आखिरी में जो लाइन निकलती है उस पर जो एंगल बनता है ना, यहाँ जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब रूल ध्यान रखना कि सनलाइट में से जिसकी स्पीड कम होती है ना, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है, और इसी वजह से वो लाइट, वो कलर वो जल्दी मुड़ जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है तो वो जल्दी मुड़ जाता है। और जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है ना, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है। ये मैं इतनी इतनी जो है वो जोर लगाकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा आपके चैप्टर का, ध्यान से सुनना। जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, और इसकी वजह से वो ज़्यादा मुड़ता नहीं है। तो सन के जो 7 रंग होते हैं ना, अंदर जो 7 कलर्स होते हैं ना, उसमें वायोलेट की स्पीड है ना सबसे कम है। वायोलेट कलर की स्पीड हमारे नेचर में सबसे कम आती है, और इसी वजह से वो वायलेट कलर है ना जल्दी से मुड़ जाता है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है, तो वायलेट कलर जल्दी से मुड़ जाता है और वायलेट कलर सबसे नीचे दिखाई देता है हमें। वायलेट कलर से थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड इंडिगो की है, तो इसकी वजह से इंडिगो उसके बाद मुड़ता है और उसके बाद वो दिखाई देता है। ऐसे करते करते उससे थोड़ी ज़्यादा स्पीड ब्लू, उससे थोड़ी ज़्यादा स्पीड ग्रीन, उससे थोड़ी ज़्यादा स्पीड येलो, उससे थोड़ी ज़्यादा ऑरेंज, और सबसे ज़्यादा रेड। सबसे ज़्यादा स्पीड वो किसकी है? रेड की है। ध्यान रखना ये पॉइंट, सबसे ज़्यादा स्पीड रेड की है, और इसी वजह से रेड कलर है ना उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है। रेड की स्पीड ज़्यादा है तो मतलब उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है, और इसी वजह से रेड कलर ज़्यादा मुड़ता नहीं है। रेड कलर यहाँ से लाइट जाते वक्त वो ज़्यादा टेढ़ा नहीं हो जाता, वो सबसे ऊपर दिखाई देता है। इसी वजह से यहाँ पर ये सातों रंग एक साथ इसी ऑर्डर में दिखाई देते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर के ये जो 7 रंग हैं, सातों की स्पीड अलग अलग है। फिर से सिंपल सा याद रखो, वायलेट की स्पीड सबसे कम है, इसी वजह से उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है और वो जल्दी मुड़ जाता है तो नीचे दिखाई देता है। रेड की स्पीड सबसे ज़्यादा है, मतलब उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है, तो वो मुड़ता नहीं है और सबसे ऊपर दिखाई देता है। बराबर। आपको जो एटमॉस्फेयर में रेनबो दिखाई देता है ना, एटमॉस्फेयर में जो रेनबो देखते हो, तो वो भी इसी रीज़न की वजह से, इसी रीज़न की वजह से आपको रेनबो कब दिखाई देता है? बारिश के मौसम में ही होता है कि नहीं? ज़्यादातर रेनबो कब देखते हो? बारिश के मौसम में। कि जब बारिश के मौसम में बारिश और धूप साथ में हो ना, तो आपको रेनबो दिखाई देता है। होता है कि नहीं? बारिश और धूप ज़्यादातर साथ में हो तो ही रेनबो दिखाई देता है। तब उस वक्त बारिश में पानी की जो हर एक बूंद होती है ना, पानी की बूंद होती है ना, वो पानी की बूंद प्रिज्म की तरह काम करती है। समझो इस प्रिज्म की जगह पर अगर बारिश की पानी की बूंद बनी हुई हो, तो वो भी प्रिज्म की तरह ही काम करेगी,
कि यहाँ पर बारिश गिर रही है, यहाँ पर धूप है, तो जब सनलाइट उस बारिश में से पास होती है, मतलब पानी की बूंदों में से जब पास होती है ना, तो उस सनलाइट का रिफ्रैक्शन होता है और सनलाइट वो सातों रंगों में टूट जाती है और हमें सामने क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। तो ये रेनबो भी किस वजह से दिखाई देता है पता है? इस सनलाइट के टूटने की वजह से, उसके रिफ्रैक्शन की वजह से। और सनलाइट का जो ये रिफ्रैक्शन होता है ना, इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी कंडीशन को हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब कहलाता है उसका टूटना। सिंपल में ऐसा समझ लो कि डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट मतलब कि वाइट लाइट का मतलब सनलाइट का 7 रंगों में टूटना, तो उसे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। बराबर? समझ आई है बात? तो अब ये एक पॉइंट आपने ये जाना ना कि अगर सनलाइट को प्रिज्म में से पास किया जाए ना, मतलब उसका डिस्पर्जन किया जाए ना, तो सनलाइट में से 7 कलर्स बाहर आते हैं, है कि नहीं? ये एक पॉइंट आपने जाना ना कि सनलाइट 7 कलर्स से बनी हुई है, वो ऐसे बनते हैं। तो एक चीज़ ये है, अब यहाँ दूसरा ध्यान देना कि एक चीज़ ऐसा कि सनलाइट को प्रिज्म में से पास करो तो उनमें से 7 कलर्स मिलते हैं। तो अगर कभी इन 7 कलर्स को प्रिज्म में से पास कर दो तो क्या उसमें से एक वाइट लाइट मिलेगी? इसका अपोजिट रिएक्शन हो सकता है कि अगर वाइट लाइट कि अगर वाइट लाइट को आप प्रिज्म में से पास करो तो उनमें से 7 कलर्स मिलते हैं। तो क्या अगर 7 कलर्स को प्रिज्म में से पास कर दो तो क्या उसमें से वाइट लाइट मिलेगी? तो हाँ, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये वाइट लाइट 7 कलर्स की ही तो बनी हुई है। अगर इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देना कि सपोज़ मैं यहाँ पे ये जो हमने पर्दा एक रखा था कि सपोज़ उसे हटा देता हूँ, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। ये जो मैंने बताया था कि भाई ये बारिश की बूंद हो सकती है, पानी की बूंद, कि चलो उसे भी फ़िलहाल हटा दें। सपोज़ ये प्रिज्म रखा हुआ है, प्रिज्म में से वाइट लाइट पास की तो उसमें से 7 कलर्स बने ना, 7 कलर्स। अब सपोज यहीं पर ही एक दूसरा प्रिज्म रखा जाए, दूसरा प्रिज्म यहाँ पे रखा जाए लेकिन उल्टा, अपोजिट। मतलब ये प्रिज्म जैसे सीधा रखा हुआ है ना, यहाँ पे एक प्रिज्म रखा जाए उल्टा, ऐसे। बराबर? यहाँ एक ऐसा प्रिज्म रखा जाए। ध्यान देना, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, आप समझना, कॉन्सेप्ट समझना कि अगर सपोज पहले एक प्रिज्म रखा और उसके सामने यहाँ पर एक दूसरा प्रिज्म रखा लेकिन उल्टा, ओके। फिर यहाँ पहले प्रिज्म में हमने वाइट लाइट पास की तो उस वाइट लाइट में से 7 कलर्स बने, ठीक है। प्रिज्म में से सनलाइट पास करो तो वो 7 कलर्स ही बनेंगे। अब इस 7 कलर्स को कंटिन्यू इसी प्रिज्म पे आने दो, इन्हीं प्रिज्म पे आने दो इन सातों रंग को। और इस प्रिज्म पे अगर आने दोगे ना तो उसके बाद ये सातों रंग जब इस प्रिज्म में से जाएंगे ना तो वो पास होकर वो सभी रंग फिर से कंबाइन होकर दूसरी तरफ से वाइट लाइट निकलेगी। क्या होगी? दूसरी तरफ से वाइट लाइट बनेगी। तो मतलब इससे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हाँ, वाइट लाइट 7 कलर्स से बनी हुई है, कि वाइट लाइट का डिस्पर्जन करो तो उसमें से 7 कलर्स बनते हैं और उन्हीं 7 कलर्स का फिर से कॉम्बिनेशन करो ना, फिर से साथ में जोड़ दो तो फिर से उसमें से वाइट लाइट बन सकती है। ठीक है, ये ड्राइंग मेरी ख़राब है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि हाँ, वाइट लाइट में से 7 कलर्स बनते हैं और उन्हीं 7 कलर्स को फिर से जोड़ दो तो वाइट लाइट बनती है। बिल्कुल है, ये नेचर का रूल है कि हमारा नेचर है ना। अब जनरल पॉइंट पे एक चलते हैं, ठीक है। इसका तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसका कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म हुआ। एक जनरल पॉइंट बता रहा हूँ। हमारा जो नेचर है ना, वो नेचर मेनली इन 7 कलर्स से ही बना हुआ है। कहते हैं ना 7 रंगों की दुनिया। हाँ, ये दुनिया 7 रंगों से ही बनी हुई है, इससे ज़्यादा कलर्स नहीं है। जो दूसरे कलर्स हमें दिखाई देते हैं ना, वो सभी इन कलर्स के मिक्सचर ही हैं। जो बेसिक कलर्स कहलाते हैं वो ये 7 कलर्स ही हैं।
कभी आप लोगों को ट्राई भी करना हो ना, खुद एक ट्राई भी करना हो ना, तो आप लोग ड्राइंग वगैरह करते हो ना, ड्राइंग में जो आप वाटर कलर्स वगैरह यूज़ करते हो, एक्चुअली आपके जो वाटर कलर्स होते हैं वो तो केमिकल से बने हुए होते हैं, वो प्योर कलर नहीं। लेकिन फिर भी भले वाटर कलर से भी एक बार ट्राई करना, उसमें ट्राई करना है एक बार वाटर कलर से, या तो फिर जो नेचुरल कलर होता है ना, जो पता है फ्लावर्स में से बनते हैं, रेड रोज़ होता है तो रोज़ के फ्लावर्स में से रेड कलर बनाया जाता है, प्योर कलर, ठीक है, वो एकदम प्योर कलर नेचुरल कलर कहलाता है। तो कभी ऐसे भी नेचुरल इन सातों रंगों को, विबग्योर के सातों रंगों को मिक्स करके देखना, उसमें से वाइट कलर बन जाएगा। कौन सा कलर बनेगा पता है? वाइट कलर, इन सातों रंगों को मिक्स करके। कोई कहता है ना कि भाई वाइट कलर तो कैसे बनता है, पता ही नहीं है, वाइट कलर तो कोई भी मिक्सचर से नहीं बनता, कोई भी दो कलर मिक्स करो तो कोई नया ही कलर बनता है, वाइट तो कभी बनता ही नहीं है, ब्लैक बन जाता है, कुछ भी मिक्स कर दो ना तो और कुछ नहीं, डार्क डार्क करके ब्लैक हो जाता है, लेकिन वाइट कभी नहीं बनता, लेकिन बनता है। अगर इन सातों कलर्स को सही प्रपोर्शन में मिक्स करो ना तो उसमें से वाइट कलर बनता है। आप कभी वाटर कलर में भी ट्राई करना कि ये सातों रंग, हाँ उसमें वाटर कलर में प्योर वाइट नहीं होगा क्योंकि वो वाटर कलर केमिकल से बने हुए, नेचुरल कलर नहीं। नेचर के अगर इन सातों कलर्स को मिक्स कर दो ना तो वाइट कलर ज़रूर बनता है। वाटर कलर से ट्राई तो करना कभी, जो है वो एकदम क्या कह सकते हैं कि प्योर वाइट तो नहीं, लेकिन वाइट जैसा कलर वो ज़रूर बनेगा उसमें से, ठीक है, कभी ट्राई करना। तो यहाँ आज हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू हमें पता चला, इसके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हमारे नेचर में जो वाइट लाइट, जो सनलाइट है ना, वो एक नहीं 7 रंगों की बनी हुई है। भले हमें खाली एक ही दिखाई देता है लेकिन वो 7 रंगों की बनी हुई है, और उन्हीं सातों रंगों को अगर फिर से कंबाइन भी करो तो वाइट लाइट बन सकती है। अभी इन्हीं सातों रंग से और हमारे नेचर में कौन कौन सी इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, हमारा कलरफुल वर्ल्ड, इतने सारे कलर्स हमें दिखाई देते हैं तो खाली वो भी सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की वजह से, तो क्यों, क्या क्या और नए नए चेंजेस हैं हमारे नेचर में, ये पॉइंट्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।